मेरी जो निजी तौर पे जैसे मैंने बोला कि राजनीति सबसे महत्वपूर्ण विषय है किसी भी समाज का। और जब मैं ये देखता हूँ कि प्रतिभा होते हुए भी जहाँ वास्तव में भारत की जो स्थिति जहाँ हम खड़े हुए हैं हम उसको डिजर्व नहीं करते। अच्छा। और उसमें एकमात्र जो रोड़ा है वो राजनीति है, क्योंकि जो करप्शन है उसके जो मूल कारण वो राजनीति ही है। अगर ऊपर 5% कमीशन लिया जाता है तो नीचे से 50% वसूला जाता है। नीचे का कोई आदमी इस चेन में इसको निर्णय नहीं ले सकता कि मैं कमीशन नहीं लूंगा। वो अगर ऐसा निर्णय लेगा तो उसको वहां से उठा के फेंक दिया जाएगा। आज की जो फिलॉसफी चल रही है और जो आपने फिलॉसफी पढ़ी है, क्या डिफरेंस नहीं, है आज उसमें? की फिलॉसफी से क्या संदर्भ है? आज की फिलॉसफी से मतलब जो हमारा जो कल्चर, एक बात करें करण सांगवान की, बात करें हम तृप्ता त्यागी की। एक अभी करण सांगवान ने कहा कि शिक्षक लोगों को वोट देना चाहिए, उसे निकाल दिया गया। आज की फिलॉसफी ये है। एक तृप्ता त्यागी टीचर थी, नेहा पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर का ये घटना है कि एक मुस्लिम बच्चे को चांटों से पिटवाया जाता है। तो आज की फिलॉसफी और उसकी फिलॉसफी में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, लेकिन देखिए अभी क्या हो गया है, सोशल मीडिया के प्रभाव से जो भी घटनाएं घट रही है वो आपके सामने आ रही है। 140 करोड़ का देश है ये। अच्छा बुरा हर कोई चीज़ होती है और हर एक व्यक्ति के जीवन में भी आप किसी की भी बात करें, अच्छा और बुरा दोनों ही पक्ष होते हैं। बहुत सारे लोगों में गुण होते हैं। अच्छा। बहुत सारे अवगुण होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारे सामने आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन तो वो ज़्यादा प्रकाशित हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें लोगों को घटनाएं पता चल रही है। घटनाएं हमेशा होती थी। आज से अगर 25-30 साल पहले बात करें तो अंधेरा होने पर आप मथुरा से आगरा भी नहीं जाते थे। अच्छा। जी हाँ, 30 साल पहले मथुरा, 40 साल पहले मथुरा से आगरा भी अंधेरा होने पे नहीं जाते थे। ग्रामीण सड़कों पे तो चलना ही असंभव था। अच्छा। आज आप यात्राएं कर रहे हैं। ये परिवर्तन है जो समय के साथ हो रहा है। अच्छा। है ना? तो वो तो ये भी उसका एक रूप है। अब हर घटना का वीडियो वायरल हो जाता है और उस पर चर्चा होना शुरू हो जाती है। इतना ही अंतर है। अच्छा बुरा पहले भी हो रहा था, अच्छा बुरा अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। पहले से आपका कोई बैकग्राउंड रहा है राजनीति का? निजी तौर पे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। मैं किसी भी पार्टी में शामिल नहीं रहा। आपके फादर? मेरे फादर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे। अच्छा। वो भी पार्टी में किसी में शामिल नहीं रहे थे। अच्छा। व्यक्तिगत संबंध उनके बहुत सारे राजनीतिक लोगों से थे और उनके साथ उन्होंने बहुत काम भी किया। इलेक्शन भी मैं भी उनके साथ बहुत सहभागिता रही। अच्छा। वो सब सीखने का मुझे अवसर मिला। अच्छा। उन्होंने 6-6, 7-7 इलेक्शन, एक अपने मित्र हैं उनके, आज की तारीख में भी वो काफ़ी प्रतिष्ठित राजनीतिक हैं मथुरा जिले के। अच्छा। उनके साथ उनका बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो उनके इलेक्शन लड़ने में जो उनका योगदान रहता था वो मेरे घर से मुझे सीखने को मिला। अच्छा। चुनाव प्रबंधन कैसे किया जाता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव में कैसे कैसे विचित्र प्राणी आपसे मिलने आते हैं और उसका चुनाव पर क्या असर होता है, वो सब मुझे बचपन से ही उसका अनुभव है। वो मुझे लाभ जरूर मिला है। फिलहाल आपने मथुरा नगर निगम का मेयर प्रत्याशी का मेयर का चुनाव लड़ा, तो पहला घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे पत्नी मिली है। ये मैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। जब मैं और वो सुबह टहलते हैं, हाँ। सुबह टहलने जाते हैं, मेरा कुत्ता भी मेरे साथ रहता है। लगभग हम 6 किलोमीटर की वॉक करते हैं। अच्छा। तो वॉक करते करते ऐसे ही मैंने कहा कि मेरे को विचार आया कि अगर ऐसा होता तो मैं MP ये मेयर का इलेक्शन लड़ लेता। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपको राजनीति में आना है, अब राजनीति करना चाहते ही हैं आप और राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति का तो मतलब चुनाव लड़ना ही है। अच्छा। तो आपको मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा। तो ये बात हमारी ऑलमोस्ट, उस समय हम टैंक चौराहे के आसपास थे, बात इतनी ख़त्म हो गई। घर जाके मैंने कपड़े चेंज करके, वो रसोई में काम कर रही थी, मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि जो तुमने कहा था वो सीरियसली कहा था या ऐसे ही मजाक में कहा था? अच्छा। बोले नहीं, मैंने सीरियसली कहा था। तो मैंने कहा अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो तुम्हारा समर्थन रहेगा? बोला 100%। अच्छा। उनकी तरफ से सबसे पहले उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। फिर मैंने 24 घंटे अपने आप को दिए। अच्छा। कुछ परिस्थितियों पर एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने निर्णय लिया 24 घंटे। चुनाव से आपने क्या सीखा? देखिए, चुनाव से मैंने कुछ सीखना जाना नहीं था। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि मैं मानसिक रूप से काफ़ी तैयारी के साथ राजनीति में आया हूँ। अच्छा। मैं कोई भी गलतफहमी में नहीं था
कि आम आदमी पार्टी या मैं ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये एक स्टेजेस होती हैं पार्टी की भी, व्यक्ति के जीवन में भी। जैसे आप फल लगाते हैं तो पहले बीज रोपते हैं, उसका अंकुरण होता है, पौधा बनता है, उसका संरक्षण करना पड़ता है, कुछ समय बाद वो वृक्ष बनता है, फिर परिपक्व होने पर उसमें फूल लगते हैं और फल लगते हैं। वैसे ही राजनीतिक जीवन में होता है, क्योंकि अब ये 5G का ज़माना है तो चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने 10 साल के अंदर हम 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत से सरकार में आ गए। तो जब मैं ये इलेक्शन लड़ रहा था तो हमारे मित्र लोग हैं जो कोर कमेटी कह सकते हैं, तो मैंने ये उनसे कहा था कि हमें कहाँ से कितना वोट मिलेगा, कौन हमें वोट देगा, कौन हमारा समर्थन करेगा, कौन हमारे साथ रहेगा, इसकी कोई चर्चा आप मुझसे नहीं करेंगे, ना अपने जहन में आने देंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही ये था कि इस चुनाव के माध्यम से पार्टी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, और एज वेल एज टू बी फ्रैंक अपने आप को भी, अपने चेहरे को और पार्टी को, चुनाव चिन्ह को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूँ उस मामले में हम काफ़ी सफल रहे। हमने बहुत सारी चर्चा बटोरी और एक समय ऐसा आ गया कि मथुरा में ये चर्चा होने लगी कि भैया बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। तो ये हमारा सौभाग्य है, लोगों ने हमें इतना चाहा कि इस लेवल तक चर्चाएँ की हमारे बारे में। परसों की आपको एक घटना बताऊं, जब आपने धरना दिया था तो जितनी भी मैं टीवी मीडिया पर देख रहा था, सोशल मीडिया पर देख रहा था, केवल आप ही चल रहे थे। लोगों का, परसों की बात है, जी 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 जी, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लोगों का प्रेम है ये कि लोग जो मतलब पत्रकार बंधु हैं खास तौर से, अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बढ़ावा दिया पूरे उस इलेक्शन के ड्यूरेशन में भी और अभी भी। हम कभी भी उन्हें बुलाते हैं किसी भी कार्यक्रम में तो बढ़ चढ़ के आते हैं, लोकल मीडिया से लेके अखबारों में भी। अब आप देख रहे होंगे मथुरा के, उत्तर प्रदेश के जो बड़े अखबार हैं उनमें भी हमारी सारी खबरें बहुत अच्छी प्रमुखता से छप रही हैं। वो सब लोग हमें अच्छा समर्थन दे रहे हैं। पार्टी में आप किस किस से मिले हैं? देखिए, मिलने को तो मैं केजरीवाल जी से भी मिला हूँ, जैसे आप और उनसे बात हो रही है। अच्छा। लेकिन ये मिलना कोई मिलना नहीं है। अच्छा। जब तक आपके काम के बारे में व्यक्ति ना जाने। अच्छा। क्योंकि वो तो हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं। अच्छा, पर्सनली मीटअप नहीं हुआ? ऐसे मिल, देखिए जैसे मैं और आप हाय हेलो हुई, मैंने उन्हें गुलदस्ता दिया और नमस्ते किया, ये मिलना नहीं है। अच्छा। संजय सिंह जी से, हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, सांसद जी, उनके साथ बहुत अभी आए थे, आपको पता ही है, पिछले महीने पूरा दिन हमने साथ में गुजारा। कम से कम 2-3 घंटे तक जैसे मैं और आप हैं ऐसे ही हम लोग साथ में रहे, अच्छी चर्चाएं भी हुई। तो अभी हम उस क्रम में हैं और अब मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ बड़े नेताओं से मिलने की, नज़दीकी बढ़ाने की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक पुरुष के तौर पे हमारा काम बोलना चाहिए। अच्छा। अभी हम अपने काम में लगे हुए हैं और अगर हमारा काम ऐसा होगा जो हमारे परिचय लोगों तक पहुँचा देगा तो फिर हमें किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है, हमें हमारे नेता अपने आप से बुलाएंगे। कभी लखनऊ का दौरा हुआ हो या फिर दिल्ली का दौरा हुआ? होता रहता है। लखनऊ तो बहुत सारे कार्यक्रम प्रदेश के होते हैं, साल में कम से कम 4-5 बार तो होते ही हैं, तो हम जाते हैं लखनऊ ऑफिस में। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, मेरी जो निजी तौर पे, जैसे मैंने बोला कि राजनीति सबसे महत्वपूर्ण विषय है किसी भी समाज का। और जब मैं ये देखता हूँ कि प्रतिभा होते हुए भी जहाँ वास्तव में भारत की जो स्थिति जहाँ हम खड़े हुए हैं, हम उसको डिजर्व नहीं करते। अच्छा। और उसमें एकमात्र जो रोड़ा है वो राजनीति है, क्योंकि जो करप्शन है उसके जो मूल कारण वो राजनीति ही है। अगर ऊपर 5% कमीशन लिया जाता है तो नीचे से 50% वसूला जाता है। अच्छा। नीचे का कोई आदमी इस चेन में इसको निर्णय नहीं ले सकता कि मैं कमीशन नहीं लूँगा। वो अगर ऐसा निर्णय लेगा तो उसको वहाँ से उठा के फेंक दिया जाएगा। जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो तय ना करे कि मुझे कमीशन नहीं लेना है, कमीशन नहीं लेने देना है, रिश्वतखोरी बंद करनी है, तभी रिश्वतखोरी बंद होगी। अच्छा। और अगर रिश्वतखोरी बंद नहीं होगी, कमीशन बंद नहीं होगा, अच्छा, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए व्यवधान है। दूसरा, हम राजनीति अभी हम देखते होंगे, आप सामान्य जीवन में भी और रोज सुनते होंगे, अभी भी हम जाति के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अभी भी हम धर्म के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। हमें इससे भी उभरने की आवश्यकता है। उसके लिए भी राजनीतिक चेतना है सबसे महत्वपूर्ण चेतना है, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में, हम सामाजिक क्षेत्र में हैं, तो सामाजिक जन जागरण करना भी राजनीतिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। मैं निजी तौर पर आज तक मतलब ये मतलब अपने मुँह में टू बनने वाली भी बात हो सकती है। अच्छा। लेकिन आप मेरे नज़दीकी लोगों से, मेरे साथ पढ़े हुए लोगों से, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, अभी मैं ऑलमोस्ट 44 साल का हो गया हूँ, आप जानेंगे तो आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा मेरे जीवन में जिसकी जाति मैंने पूछी हो। अच्छा। या जाति को ध्यान में रख के उसके साथ व्यवहार किया हो।
और मुझे पता ही नहीं रहता कि जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या जाति है। अच्छा। निजी तौर पे मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक अभी घटना हुई है मुजफ्फरनगर की, आप उससे मालूम है आपको? मैंने देखा है, लेकिन मैं फिर से बात कहूँगा, 140 करोड़ लोगों का देश है ये। अच्छा। छोटी छोटी घटनाओं उस पर से आपकी क्या राय है? ये बहुत ही मामूली घटना है, लेकिन फिर से मैंने कहा, देखिए समाज में अच्छा बुरा सब कुछ होता है, इसको एक इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये मतलब कि संपूर्णता से या हर कोई इसी तरीके से सोचता है, ये नहीं इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष का मसला है और उस मूवमेंट पर उनका वो निर्णय गलत था, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया है। तो मैं ही सोचता हूँ कि इसको बढ़ा चढ़ा के आगे ले जाना सही नहीं है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई ये मतलब जैसे मैंने बोला, व्यक्ति विशेष का मसला है, अच्छा। समाज का मसला नहीं है। ऐसी कोई धारणा नहीं विकसित करनी चाहिए ये खास वर्ग दूसरे वर्ग के बारे में ऐसा सोचता है। अच्छा। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी योगी जी का एक आदेश आया था कि जो भी नकारात्मक न्यूज आएगी उन पर देखभाल की जाएगी, उन पर जांच की जाएगी। देखिए ये नकारात्मक है, एक छोटे बच्चे को एक ऑफेंसिवली नहीं, उन्होंने आपको थोड़ा सा गलत जानकारी है। नहीं, द हिंदू के टाइम में उन्होंने जो जियो निकाला था वो ये नहीं निकाला, उन्होंने कहा नकारात्मक किसके लिए, सरकार के प्रति नकारात्मक खबर अगर आ रही है तो उसका वेरिफिकेशन करना है। अच्छा। मतलब क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ तो मैं इसकी घोर निंदा भर्त्सना करता हूँ। सरकार की तरफ से अगर ऐसा किया जाता है, न्यूज़ों को छाट के वो नकारात्मक पक्ष क्या है कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ आप दिखाते हैं या प्रकाशित करते हैं जो सरकार के प्रति नकारात्मक अच्छा होती है, उसके लिए उनका नियम है ये। तो मतलब ये कि वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी तारीफ करो आप। अच्छा। उनकी कमियां ना निकालो। अच्छा, जब तारीफ ही करते रहेंगे, अगर कोई नकारात्मक चीज नहीं बताएंगे तो उसको सुधारा कैसे जाएगा? वो तो आप उनको उसमें कोई सुधार देखते हैं क्या? उनके हिसाब से तो राम राज्य चल रहा है। अच्छा। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं, आप मानती हैं कि राम राज्य चल रहा है? मैं कहाँ मानता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया, उनके हिसाब से तो राम राज्य मैंने क्या बताया, ये राम देखिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अच्छा। और शर्म वाली भी बात है कि जो आक्रांता थे, अंग्रेज 200 साल हमारे ऊपर राज किया, जमकर हमें लूटा, वो विदेशी थे, हमें लूटने ही आए थे। उसके बावजूद भी उनके बनाए हुए बिल्डिंगें, उनके बनाए हुए ब्रिज हैं, अगर रेलवे के पुलों को अगर जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ वो लाखों में पहुँच जाएंगे। वो ब्रिज आज भी टिके हुए हैं। 75 साल तो उन्हें गए हुए हो चुके हैं। अच्छा। उससे पहले के बने हुए हैं, बहुतों की डेट एक्सपायर हो गई है, फिर भी टिके हुए हैं। मथुरा में भी उदाहरण है उसका है। और जो अब हमारा शासन है, देशभक्तों का शासन है, अब हम स्वतंत्र हैं। हम राष्ट्रभक्तों के शासन में, राष्ट्रभक्तों के द्वारा, राष्ट्रभक्त इंजीनियरों के द्वारा, राष्ट्रभक्त ठेकेदारों के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है वो 10-10, 15-15 साल में धूल में मिल जा रहा है। आपके सामने राय में उदाहरण है, डूडा की बनाई हुई बिल्डिंग 15 साल में ही गिर गई। ठीक है, आपके सामने उदाहरण है काशीराम आवासीय योजना। ठीक है, वार्ड नंबर 29 में और वृंदावन में और कोलालीपुर में कितनी बुरी स्थिति है। ये स्थिति में मुझे नहीं लगता 4-5 साल से ज़्यादा ज़मीन पर टिकी रहेगी। अगर 20 साल में बिल्डिंगें गिर जा रही हैं तो क्या राम राज्य है? लास्ट मेरा सवाल रहेगा चंद्रयान 3 पर। जी, क्या विचार है उस पर आपका? मतलब ये मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि इसरो के साइंटिस्ट को धन्यवाद देना चाहिए? इसको दोनों अलग अलग चीज़ों से देखिए आप। पहली बात, आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं? मैं वही बता रहा हूँ। मैं मेरा देखिए, मेरा जो बातचीत करने का तरीका होता है वो निरपेक्ष होता है। अच्छा। ये वैज्ञानिक तौर पे एक बड़ी उपलब्धि है, रिसर्च के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत चौथा देश है जिसने मंगल पे चंद्रमा पे अपना यान भेजा है, और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला हमारा ये पहला यान है। बड़ी उपलब्धि है, रिसर्च के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। और बाकी प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना आपको पता ही है। जहाँ भी कुछ भी अच्छा होता है उसका श्रेय वो खुद लेना चाहते हैं। तो देना किसको चाहिए? जाहिर सी बात है जिसने किया है, कोई प्रधानमंत्री जी तो नहीं किया है, किया तो साइंटिस्टों ने, और ये अभी नहीं किया है। ये तीसरा मिशन था। 2008 से मैं पहला यान गया था, असफल हो गया था, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। ये तो सतत प्रक्रिया। और आप जानते हो इतनी जो बड़े रिसर्च
फील्ड में एक दिन में, 2 साल में, 4 साल में कुछ नहीं होता है। ये दशकों का लंबा परिश्रम के बाद में ये नतीजे मिलते हैं। तो ये राष्ट्र की उपलब्धि है, किसी व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। अच्छा। और है ना, जिन साइंटिस्टों को हम जानते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसमें योगदान दिया होगा। दूसरा, इससे पहले भी पूर्ववर्ती जो वहाँ डायरेक्टर रहे होंगे उनके भी योगदान इसमें शामिल होंगे। राजनीतिक लोगों की आप जानते हो चेष्टा रहती है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसका श्रेय खुद लिया जाए। कई लोग तो नासा को धन्यवाद दे रहे हैं। अब मैं क्या बता सकता हूँ, वायरल हो रही है, नासा के साइंटिस्टों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं क्या बता सकता हूँ। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए।